हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है ट्राईहैकमी के रूम को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड सिक्योरिटी, राइट। और अब देखते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। देखो, सिंपल आसान भाषा में कि अगर जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं उसको इंटरनेट के जरिए डिलीवर करना, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज एक मशीन है, ठीक है, मैंने एक पीसी बिल्ड कराया, अब मुझे उसको अपग्रेड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हार्डवेयर लेके आऊँगा, राइट। अब ऐसे मान लो मुझे 100 और पीसीज की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं 100 और कैबिनेट खरीदूंगा, जो मैं पीसीज की बात कर रहा हूँ, राइट। तो उनको बिल्ड करना कितना मुश्किल है, फिर उसके बाद रैम अपग्रेड करो, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो पे एज यू गो मॉडल जो क्लाउड सर्विस है वो फॉलो करता है कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना पे करो, ठीक है, जितना आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप पे करो, ठीक है। तो पे एज पर यूजेज ऑफ द सर्विसेज, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो जो फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं, सर्वर होते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उनको सिक्योर करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए क्लाउड सर्विसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसमें हम अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत कुछ सीखेंगे, आईएएम सीखेंगे, नेटवर्किंग मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटा प्रोटेक्शन एंड ऑल, क्लाउड सिक्योरिटी के क्या क्या मॉडल्स होते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, सब कुछ। तो इसको करने से पहले आइडियली ये दो चीज़ें आनी चाहिए, ये दो रूम्स हैं ट्राईहैकमी के, विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स एंड सर्वर्स। ये दोनों आपको आने चाहिए। बाकी ठीक है, मैंने इसको डन कर दिया है। तो अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाउड। देखो, क्लाउड की ना काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके फायदे भी हैं, ठीक है, तो वो भी पता होने चाहिए, क्या क्या मॉडल्स हैं वो भी पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्केलेबिलिटी का। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि 100 पीसीज हैं, लेट्स सपोज 1000 पीसी हैं, लेट्स सपोज 10,000 हैं, 1 लाख हैं। तो अगर इतने सिस्टम चाहिए तो आप हार्डवेयर कहाँ से करोगे, राइट, कैसे बाय करोगे। तो स्केलेबिलिटी, और फिर उसके बाद अगर लेट्स सपोज मुझे डाउन स्केल करना है, डाउन साइज करना है, ठीक है, जैसे एक कंपनी है उसमें 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं अभी, राइट नाउ, ठीक है, फिर उसको स्केल अप करना है, लेट्स सपोज 10,000 एम्प्लॉयज हो गए उसके, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, 9000 और बढ़ गए, तो उसने 9000 और लैपटॉप्स बाय करने, या तो ये हो सकता है, ठीक है, या डिवाइसेस बाय करने, और ठीक है। लेकिन अगर उसने वो बाय कर लिए और उसके बाद उसको सीधे सीधे फिर दोबारा डाउन साइज करना है 2000 पे, तो वो वेस्ट जाएगा वो हार्डवेयर, राइट। तो मतलब एक ऐसे समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सिनेरियोज में जहां पे आपको स्केल अप करना है बहुत ज़्यादा क्विकली एंड अनसर्टेन है कि स्केल डाउन भी आपको करना पड़ सकता है, तो स्केलेबिलिटी को देखते हुए क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि आप जब आपको चाहिए आप रिसोर्सेज बाय कर सकते हो, और जब ज़रूरत है तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। स्केल अप भी हो सकता है, स्केल डाउन भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी, अब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ना सिंपल डिज़ाइन होता है जो भी क्लाउड सर्विसेज होती हैं, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमर को चाहिए होता है वो उसको दे देते हैं, और विद लिटिल कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत खास कन्फिग्रेशन करनी पड़ती है। कॉस्ट इफेक्टिव, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट, राइट। तो आपको जो सर्विसेज आप यूज़ करोगे, जैसे पे एज यू गो मॉडल होता है इसका, तो जो आप सर्विसेज चाहते हो उसको आपको पे करना है, ठीक है। और कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खुद नहीं करना। केपैक्स एक होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका इसमें कम होता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ये एक इकट्ठी आपको नहीं खरीदनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो उसमें इतने सारे लैपटॉप्स, इतने सारे सिस्टम आपको इकट्ठे नहीं खरीदने। ऑटोमेशन, अब आज के टाइम पे जो टास्क हैं उनको ऑटोमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं। तो और ऐसे टास्क जिसमें ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए उनको ऑटोमेट करना मुश्किल होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है कि लिमिटेड ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ऐसे टास्क करती है जिसमें ह्यूमन की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कम चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज फोकस कर सकती है अपने गोल्स पे विदाउट वरिंग अबाउट मैनेजिंग, कौन करेगा इन सिस्टम को मैनेज, राइट, ठीक है। देखो, 3 तरीके के इसके मॉडल होते हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो इसमें ना डिफर करता है, ये तीनों मॉडल आपस में डिफर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होगी। देखो, दो यहाँ पे पार्टीज हैं, ठीक है, जो इन्वॉल्व है। पहला हो गया कि क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, और आपका अमेजोन हो सकता है, गूगल हो सकता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, राइट। अज्योर आपने सुना होगा, AWS सुना होगा, GCP।
तो ये होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर, और होते हैं कस्टमर। कस्टमर यानी कि इट कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप अभी मान के चलो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो डेटा सेंटर जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर देगा, यानी कि एज्योर का आप मान सकते हो। जो रैक्स होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा हार्डवेयर जो होगा ना, वो बिलोंग करेगा क्लाउड प्रोवाइडर का। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा सब कुछ देना, रैक, मशीन्स, केबल्स, यूटिलिटीज, सब कुछ। कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी लॉजिकल रिसोर्सेज होंगे, यानी कि जो बाकी दो चीजें बची, यानी कि सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो कौन मैनेज करेगा? वो करेगा कस्टमर। तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सॉफ्टवेयर एंड ओएस, एंड क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारा हार्डवेयर पूरा, ठीक है, रैक्स, मशीन्स एंड ऑल। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि सारी ही कंडीशन, सारी सर्विसेज ऑफर होती हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में होती है, लेकिन इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन देता है? क्लाउड सर्विस, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी देगा। उसके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे थे, रैक्स दे रहे थे, मशीन्स, केबल्स, वो सब आपका क्लाउड प्रोवाइडर देगा, ठीक है। तो इसमें कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें क्या था, देखो, सॉफ्टवेयर एंड ओएस कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें खाली सॉफ्टवेयर बची। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो मॉडल है, उसमें क्या होता है कि एवरीथिंग इज मैनेज बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ओएस हो गया, सब कुछ। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये मॉडल वो कस्टमर यूज करते हैं जिनकी टेक्निकल स्किल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो क्या करेंगे? पे करेंगे एंड यूज करेंगे उन्हीं सर्विसेज को जो कि उनको जरूरत है। आर्किटेक्चर का नहीं सोचेंगे कि क्या है पीछे, क्या नहीं है, कैसा क्या है। जो उनको चाहिए वो उनको मिलेगा। सब कुछ मैनेज कौन करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसमें आप इसको रेफर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। ऑन साइट मतलब देखो ऑन प्रेम होता है, तो ऑन प्रेम में सब कुछ ही मैनेज कौन करता है? यू, यानी कि कस्टमर। इसमें वही चीज समझाई हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, यानी कि सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन मैनेज करता है? कस्टमर। बाकी जो भी हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, पूरा स्टोरेज है, नेटवर्किंग, रैक्स एंड ऑल, वो कौन मैनेज करता है? आपका क्लाउड प्रोवाइडर। पैस में एप्लीकेशन और डेटा मैनेज करता है कस्टमर, और सैस में तो कुछ भी मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की। देखो, ये एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है हाइब्रिड। देखो, पब्लिक क्लाउड में इन जनरल क्या होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है पब्लिक, तो इसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स आर शेयर्ड अमंग मल्टीपल कस्टमर्स। मतलब एक कंपनी हो गई, सपोज ऑर्गेनाइजेशन ए है, ऑर्गेनाइजेशन बी है, ऑर्गेनाइजेशन सी है। तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ए, बी एंड सी सेम क्लाउड के अंदर हो, ठीक है, सेम क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहे हो। तो जैसे इसमें दिया है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ए विल यूज रिसोर्सेज फ्रॉम द सेम हार्डवेयर दैट ऑफर सर्विस टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अज्योर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अमेजोन है, ये पब्लिक क्लाउड्स हैं। AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, पब्लिक क्लाउड्स के एग्जांपल है, ठीक है। इनको मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन VPC भी देते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज भी देते हैं। तो ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर भी होते हैं और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज भी देते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड नहीं हो अमंग अदर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा डेटा है जो आप चाहते हो कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से शेयर ना हो, होता है ना, कई बार एक कंपिटिटर भी होते हैं, दो कंपनीज हैं वो आपस में compete कर रही हैं, तो वो चाहती हैं कि वो डेटा शेयर ना हो, रिसोर्सेज शेयर ना हो। तो इसीलिए आता है प्राइवेट क्लाउड। इसमें क्या होता है कि जो अंडरलाइंग रिसोर्सेज होते हैं, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, वो सिंगल कस्टमर को ही डेडिकेटेड होंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ए का एक जो उसको वर्चुअल मशीन मिलेगी, जो भी उस पर सारे रिसोर्सेज होंगे, वो खाली ऑर्गेनाइजेशन ए के ही होंगे, कोई भी शेयर्ड नहीं होगा। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि पब्लिक और प्राइवेट के दोनों ही कॉम्बिनेशन होता है। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ए चाहता है कि मेरे जो कुछ रिसोर्सेज हैं, यानी कि कुछ ऐसा डेटा है, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन शेयर ना करे, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से शेयर ना ही हो वो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन है। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को प्राइवेट क्लाउड पे रख सकते हैं। बाकी जो पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको हम पब्लिक क्लाउड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ए है, वो सम प्राइवेट क्लाउड रिसोर्सेज को होस्ट करना चाहता है, ठीक है, बट कुछ पब्लिक क्लाउड पे करना चाहता है ताकि क्रैश ना हो, टेस्टिंग करनी हो कुछ, इसीलिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, ठीक है। तो देखो, वर्चुअलाइजेशन, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये बहुत ही मेन टर्मिनोलॉजीज है जो आप सुनोगे थ्रू आउट। चाहे आप कोई एक
क्लाउड का एग्जाम दे रहे हो, राइट, इसमें आपको पूछेंगे, चाहे आप खुद से क्लाउड सिक्योरिटी का कुछ कर रहे हो, क्लाउड पेन टेस्ट कर रहे हो, आपको ये मिलेंगी सर्विसेज के नाम हैं, ठीक है, ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपके आएंगी, तो उसको समझते हैं कि होता क्या है। तो देखो, वर्चुअलाइजेशन प्राइमरी टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये क्या अलाउ करती है? शेयरिंग ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस को शेयर करना या फिर रिसोर्सेज को शेयर करना अमंग मल्टीपल कस्टमर्स और यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर्स या फिर मल्टीपल कस्टमर्स, ठीक है, अगर पब्लिक क्लाउड की बात करें तो उनको साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अगर शेयर करना है तो वर्चुअलाइजेशन की बहुत नीड होती है, राइट। जैसे हम वर्चुअल मशीन्स की बात करते हैं, वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। कंप्यूट, अब देखो कंप्यूट मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग पावर जो कि कस्टमर को चाहिए एप्लीकेशन से अपने रिसोर्सेज को रन करने के लिए, ठीक है, अपने सिस्टम्स को रन करने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मतलब होता है कस्टमर्स कैन गेट कंप्यूटिंग पावर फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल मशीन होस्टेड इन द क्लाउड एनवायरनमेंट। मतलब ज्यादातर कंप्यूटिंग जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी कॉम्बिनेशन है वर्चुअल मशीन्स का, उसको हम कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो अगर मुझे ज्यादा पावरफुल चाहिए, ज्यादा कंप्यूटिंग चाहिए, तो यानी कि ज्यादा वर्चुअल मशीन्स के नंबर बढ़ जाएंगे। स्टोरेज की बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो हमें ना फिजिकल हार्ड ड्राइव्स नहीं चाहिए, ठीक है, हमें बाय नहीं करनी पड़ती इसमें। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है लॉजिकल पूल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज ऑन क्लाउड प्रोवाइडर प्रेमिसेस। मतलब मुझे अगर लेट्स सपोज अपना हार्डवेयर चाहिए, तो मैं 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है 2 टेराबाइट की, वो हार्ड डिस्क नहीं लेके आऊँगा, वो हार्ड ड्राइव नहीं लेके आऊँगा और अपने सिस्टम में नहीं लगाऊंगा। वो क्लाउड प्रोवाइडर का जो प्रेमिसेस होगा, जो उसकी जगह होगी जहाँ पे पूरे से डेटा सेंटर है, रैक है, सर्वर है, वो वहाँ पे खुद अपना मैनेज करेंगे। हमें बस एलोकेट करना होता है अपने रिसोर्सेज को, पे पर यूज मॉडल, राइट, पे एज यू गो। और हम स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आपको कंप्यूटिंग पावर, जितना ज़्यादा आपको स्टोरेज चाहिए होगी, उस हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा। नेटवर्किंग, अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसेस दैट आर इंटरकनेक्टेड, सब आपस में जुड़े हुए हैं वाया इंटरनेट। तो इसमें हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे अगर रिसोर्सेज जुड़े रहते हैं इसमें, राइट, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और फास्ट कम्युनिकेट करना, हाई स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है नेटवर्क कनेक्टिविटी को मेंटेन करके रखना, कस्टमर की नीड को मेंटेन करना, ठीक है, डाउन टाइम कम से कम होना, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस व्हाट विल बी डिप्लॉयड बाय द वेंडर। देखो आईएएस में वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आपको हार्डवेयर देना। और सॉफ्टवेयर ओएस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो होती है कस्टमर की। व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाउड डेडिकेटेड टू अ सिंगल कस्टमर कॉल्ड? वो होता है प्राइवेट। सिंगल कस्टमर यानी कि शेयर नहीं करना चाहता तो होता है प्राइवेट। तीन ही तरीके के हमने देखे हैं, पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट। तो क्लाउड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, देखो क्लाउड सिक्योरिटी समझने से पहले आपको समझना होगा डेटा को, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेटा ही आजकल की टाइम पे एक ऐसा एसेट है जिससे कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रही हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस क्या है? डेटा। डेटा साइंस में डेटा चाहिए, सब जगह डेटा ही चाहिए, ठीक है। डेटा को ही सिक्योर करने के लिए हम लगे हुए हैं, सारी कंपनीज लगी हुई है, हम जैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन लगे हुए हैं, ठीक है। तो कहानी डेटा पे ही आ चुकी है अभी, ठीक है। गोल्ड माइन है डेटा एक तरीके का, ठीक है। तो डेटा क्या है? एक एसेट है, या फिर कोई भी ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ठीक है। और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, जैसे हम पीआईआई डेटा की बात करते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए, पैन कार्ड नंबर हो गए, ठीक है, इंडिया की बात करें तो वो क्या है? डेटा है। तो अगर वो कोई लीक होता है डेटा, किसी कंपनी का, किसी कंपनी के कस्टमर्स का डेटा लीक हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा एक केओटिक एनवायरनमेंट बन जाता है, राइट, ठीक है। तो जब हम अपने जो डेटा को सिक्योर करने के लिए ना, जब हम कंट्रोल्स लगाते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो 3 क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिया जाता है डेटा की सेंसिटिविटी को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो डेटा की सेंसिटिविटी की क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियल डेटा। कॉन्फिडेंशियल डेटा मतलब कि भाई मैं चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना, आपस में हम दोस्त कहते हैं, तो सीक्रेट मतलब कि ये तुम्हारे लिए ही है बस,
और किसी के लिए नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर रहा हूँ, तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि डेटा कैन बी कंसीडर्ड, कॉन्फिडेंशियल डेटा कैन बी कंसीडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल डेटा एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव। जैसे कस्टमर का PII डेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर एक्सपोज हो गया तो डैमेज कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। जैसे मैंने अगेन आपको एग्जांपल दिया था, PII डेटा अगर एक्सपोज हो जाता है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स कस्टमर्स के एक्सपोज हो जाते हैं, API अगर एक्सपोज कर देती है, कोई भी एक्सपोज कर रही है, ठीक है, समहाउ अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी को। तो रेपुटेशन का लॉस बहुत हो जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो एंड इवन इंक्लूड्स PII डेटा, जैसे कह रहे हैं ना, PII डेटा भी कई बार इंक्लूड करता है। दूसरी क्लासिफिकेशन है इंटरनल डेटा। इंटरनल डेटा मतलब क्या होता है कि अगर वो लीक हुई तो रिस्क तो है, ठीक है, डैमेज तो होगी, बट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगी, जैसे कॉन्फिडेंशियल डेटा में हुई थी, हो सकती थी, ठीक है। तो इंटरनल डेटा भी क्या है, एक लिमिटेड ग्रुप के लिए होता है। जैसे हम बोल देते हैं A ऑर्गेनाइजेशन है, तो A ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के लिए मान लो कोई एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, इंटरनल हो गई, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कॉन्फिडेंशियल की बात करूं तो लेट्स सपोज पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोग हैं जिसको एक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, फ्यूचर प्लान है मान लो कंपनी के कोई, या फिर ऐसा डेटा है जो खाली उन 10 लोगों को ही पता होना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया। अब होती है तीसरी क्लासिफिकेशन, पब्लिक डेटा। पब्लिक डेटा मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर लोगों तक पहुंच भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पब्लिक में शेयर करने के लिए ही बनी है, ठीक है, मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ही नहीं अगर वो डेटा लीक हो भी गया तो, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक है। जैसे आपने देखा होगा एप्लीकेशन में अबाउट पेज होता है, ठीक है, तो अबाउट पेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक के लिए बनी है, तो अगर वो लीक भी हो गई तो भी क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड के डेटा की लाइफ साइकिल की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता होंगे ना, तो आप, जब मैं सर्विसेज आपको बताऊंगा, IAM नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑल, वो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने याद करने के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, CSUSAD, सी सू सैड थोड़ा सा फनी होगा ये, मेरे लिए तो फनी है, सी सू सैड, ठीक है। तो यानी कि क्रिएट से शुरू होता है, फिर स्टोर, फिर यूज, फिर शेयर होता है, फिर आर्काइव होता है, फिर डिस्ट्रॉय। मतलब डेटा सबसे पहले क्रिएट होता है, या तो क्रिएट होगा या इंपोर्ट होगा, फिर उसके बाद हम उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हम उसको यूज करेंगे, ठीक है, यूज करने के बाद वो शेयर होगा अलग अलग रिसोर्सेज से, फिर वो आर्काइव करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये इसके मेजर स्टेप्स होते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, क्रिएट अपडेट में क्या होता है कि न्यूली क्रिएटेड या तो डेटा होता है, या फिर हम कहीं से इंपोर्ट करा है, फ्रेशली इंपोर्ट करा है किसी डेटा सोर्सेज से। तो इसमें डेटा ओनर डिफाइन करना चाहिए कि कौन डेटा ओनर है, कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन भी डिफाइंड होनी चाहिए। तो इसमें तीन चीजें, मेन तीन टास्क होते हैं। पहला होता है कि SSL TLS आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, राइट। अगर वो इंप्लीमेंटेड होगी तो कम्युनिकेशन सिक्योर हो पाएगा, अगर वो नहीं है तो हमारा जो डेटा है वो कोई भी मैन इन द मिडल जैसे अटैक करके उसको एक्सेस कर सकता है। एनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगेन डेटा दो तरीके से ज़्यादातर हम देखते हैं डेटा सिक्योरिटी में, डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट, यानी कि स्टोर्ड डेटा। तो डेटा एनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर डेटा एक्सपोज हो गया लेकिन एनक्रिप्टेड भी है तो भी अटैकर उसको रीड नहीं कर पाएगा बिना उसको डिक्रिप्ट करे। सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन मतलब कि जो डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो भी सिक्योरली होना चाहिए। डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे कनेक्शंस, ऐसे पाथ्स बने होने चाहिए जो सिक्योर करके रखें, अगर डेटा ब्रीच होता भी है तो भी वो मिनिमाइज रहे, ठीक है। एंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी इन ट्रांजिट, जैसे ये बोल रहा है। स्टोर की बात करते हैं तो दो चीजें देखते हैं हम स्टोर में, एनक्रिप्शन और बैकअप। जो भी डेटा एट रेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक डेटा ट्रांजिट भी एनक्रिप्टेड होना चाहिए और रेस्ट पे भी होना चाहिए। तो डेटा एट रेस्ट मतलब स्टोर डेटा, तो वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए और बैकअप होना चाहिए। बैकअप मतलब कि आपका जो डेटा, अगर मान लो एक जो सोर्स है उसको कुछ हो जाता है, डिजास्टर आ जाता है मान लो, ठीक है, तो आपका डेटा बैकअप होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपने देखा होगा IT टीम बोलती रहती है कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आप उसको इंश्योर करो कि क्लाउड पे रखो। वन ड्राइव जैसे सॉल्यूशन, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, या फिर गूगल ड्राइव हो गया कि गूगल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, तो डेटा को बैकअप करके रखो। इंश्योर करो कि अगर मान लो ऐसा सिचुएशन आती है कि आपका हार्डवेयर चल नहीं रहा है या कुछ हो गया है, तो आपका डेटा लॉस ना हो, जो कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बैकअप और एनक्रिप्शन। सीसू यानी कि यूज, जो थर्ड है,
तो यूज में क्या होता है कि आप जो कनेक्शंस हो वो सिक्योर हो, अगेन आपका जो एनक्रिप्शन हो वो यूज हो रखी हो, टीएलएस कनेक्शन हो रहे वो यूज कर रखी हो, तो इंश्योर करता है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखे इन ट्रांजिट, डेटा इन ट्रांजिट। जो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो वो सिक्योर हो, ठीक है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो, ऐसा ना हो कि कोई भी डेटा कुछ भी यूज कर पाए। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों इंप्लीमेंटेड होनी चाहिए। तो ऑथराइजेशन की बात करी मैंने, तो इसमें आ जाता है परमिशंस, कि कौन क्या रिसोर्स यूज करेगा, वो आता है ऑथराइजेशन में। तो यानी कि कुछ ऐसी परमिशन होनी चाहिए कि एक मॉडिफाई कुछ लोग कर पाए जिनको नेसेसरी है, बाकी लोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो प्रोसेस भी कुछ लोग कर पाए और कुछ लोग ना कर पाए, तो अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ही ना कर पाए, प्रोसेस ना कर पाए। वर्चुअलाइजेशन सिक्योर होनी चाहिए, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो अमंग यूजर्स शेयर्ड हो पाए, ठीक है। और क्लाउड प्रोवाइडर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि एक कस्टमर का डेटा दूसरे कस्टमर नहीं देख पाए, राइट। तो लेट्स सपोज आपका एक अकाउंट नंबर है, उसके साथ साथ जो बैंक की डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर है, वो दूसरा नहीं देख पाए। अगर दूसरा देख लेगा तो उसको एक्सेस कर पाएगा और आपका सारा पैसा गया, ठीक है। तो ये क्लाउड प्रोवाइडर को इंश्योर करना पड़ता है। फिर आता है सैड, सीसू सैड यानी कि शेयर। तो डेटा शेयर जब हम बात कर रहे हैं तो लॉज फॉलो होने चाहिए, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए, रेगुलेटरी मैंडेट होने चाहिए जो रिस्ट्रिक्ट करे शेयरिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट रीजन। जैसे आपने देखा होगा यूरोप में एक लॉ है जीडीपीआर, अगर आपने सुना होगा, राइट। तो डेटा प्रोटेक्शन के लॉज बने होते हैं कि अगर यूरोप का डेटा है वो किसी और, लेट्स सपोज एशिया में आ रहा है, तो वो यूरोप के लॉज को बाउंड करके रखे, उस पर एप्लीकेबल होंगे वो लॉज, ठीक है। तो ऐसे रेगुलेशन होनी चाहिए। डीएलपी, अगर डेटा लॉस होता है, ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? डेटा लॉस प्रिवेंशन डीएलपी होता है। तो ये डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है डेटा ब्रीचेस। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ब्रीच हो चुका होता है, उन्हें पता ही नहीं होता, तो डीएलपी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो सेंसिटिव डेटा है उसकी डिस्ट्रिक्शन करनी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है। इट कंटेन सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद अनऑथराइज्ड पर्सन्स। अब बात करते हैं आर्काइव की। तो देखो, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन, जब हम बहुत ज़्यादा डेटा को लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो देखो हमें 4 चीज़ों का ध्यान देना है। फिजिकल सिक्योरिटी, ये कहता है कि जो भी स्टोरेज सर्वर्स है हमारे, वो सिक्योर होने चाहिए, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाव उनका होना चाहिए, चाहे उसमें बायोमेट्रिक आप लगा लो या कोई और प्रिवेंटिव मेथड लगा लो, सीसीटीवी लगा लो, ठीक है, ताकि हमें डिटेक्ट भी हो, प्रिवेंट भी हो सके। अलार्म टाइप्स होते हैं ना, वो भी लगा लो। लोकेशन, ऐसे लोकेशन में होना चाहिए जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर से थोड़ा सा बच के रहे, ठीक है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, राइट, जिसपे ज़्यादातर डिजास्टर्स नहीं आते हो। ऐसा पिछला बैकग्राउंड रहा हो कि डिजास्टर रिकवरी भी हो अच्छी उन जगहों पे, और डिजास्टर ज़्यादातर नहीं आते हो, नेचुरल डिजास्टर से बच के रहे, ठीक है। रिस्क कम हो वहाँ पे। बैकअप प्रोसीजर होना चाहिए कि मतलब कब डेटा को आपको रिकवर कैसे करना है, डेटा की रिकवरी कैसे होगी अगर मान लो कोई डिजास्टर याद आता तो हमें ये देखना है, और कितने हमें बैकअप्स लेने हैं, कितना इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है, कब लेना है, कैसे करना है, वो सब, ठीक है। और फिर आता है डिस्ट्रॉय, एंड में लास्ट स्टेज होती है आपकी डेटा की, क्लाउड डेटा की। तो अगर डेटा आपका यूज नहीं होना अब आगे, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डेटा हमारी ज़रूरत ही नहीं है और हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, तो वो किसी अनइंटेंशनल या फिर मिसयूज हो सकता है उसका, ठीक है, कोई यूज़र उसको मिसयूज कर सकता है। तो उसके प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टो श्रेडिंग। क्रिप्टो श्रेडिंग मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जब एनक्रिप्टेड डेटा को ना हम यूजलेस बना देते हैं। कैसे? उसकी क्रिप्टोग्राफिक कीज को डिस्ट्रॉय करके, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्रिप्टोग्राफिक की के जरिए एक डेटा है, ठीक है, पीस ऑफ डेटा है, उसको मैंने एनक्रिप्ट करा। तो जब मैं क्रिप्टोग्राफिक कीज को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो वो यूजलेस बन जाएगा, किसी को पता ही नहीं उसको डिक्रिप्ट कैसे करें, ठीक है। इसको बोलते हैं पूरे प्रोसेस को क्रिप्टो श्रेडिंग। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज इन द क्लाउड एंड इट्स सॉल्यूशन। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं क्लाउड में और उनका सॉल्यूशन क्या है? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स हमने बहुत देखे हैं, ठीक है, पे एज यू गो है आपका, और स्केलेबिलिटी हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इसके चैलेंजेस भी होते हैं जिनको हमें इफेक्टिवली एड्रेस करना चाहिए। तो चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि फंडामेंटल सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी डेटा की, कैसे हम उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो कुछ इश्यूज होते हैं जैसे डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। जब डेटा क्लाउड में होस्टेड होता है तो उसकी प्राइवेसी रिस्क पे है। कैसे? देखो, यूजर्स के पास कोई फिजिकल एक्सेस तो है नहीं,
जब डेटा हम जब उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स मतलब हम क्लाउड प्रोवाइडर को दे रहे हैं, राइट, तो हमें नहीं पता होता, यानी कि बीइंग कस्टमर, कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन होगी। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, वो एग्जामिन करते हैं डेटा ऑफ द यूजर्स विदाउट डिटेक्शन, बिना डिटेक्शन के एग्जामिन करते हैं यूजर्स के डेटा को। ठीक है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। ऐसे वर्चुअलाइजेशन इशू होते हैं, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन मतलब हमने देखा था कि रिसोर्सेज को शेयर करना अमंग यूजर्स। तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए होता है जो कि कम्युनिकेशन को आइसोलेट करके रखे और सिक्योर करके रखे वीएम्स के बीच। एक वीएम से दूसरे वीएम के बीच जब डेटा अगर शेयर हो रहा है तो वो सिक्योरली हो और आइसोलेटेड भी रहे। अगर मैं चाहता हूं कि VM1 VM2 के डेटा को नहीं एक्सेस कर पाए तो आइसोलेट हो। ठीक है, तो यूजर्स मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में आइसोलेटेड नहीं होते। ठीक है, तो एक यूजर है वो डेटा को एग्जामिन कर सकता है दूसरे यूजर के। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन के इशू में ही आता है मल्टी टेनेंट, मतलब जैसे पब्लिक क्लाउड के केस में, राइट। तो इनसिक्योर इंटरफेसेस एंड एपीआई, ये बहुत ज़्यादा होता है जनरली। क्या होता है कि देखो, क्लाउड सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और एपीआई, करेक्ट। तो अगर सॉफ्टवेयर है उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या फिर एपीआई है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है, प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो रिस्क बन सकता है, ये एक थ्रेट है। तो डेटा या फिर कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर इंटीग्रिटी रिस्क पे होती है इस केस में, जब वो सॉफ्टवेयर एंड एपीआई आर इनसिक्योर। मेलिशियस इंसाइडर, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट की जो डेटा ब्रीच है उसका जो कॉज होता है वो होता है मेलिशियस इंसाइडर, मतलब कहते हैं ना विभीषण, अपनी ही पार्टी के लोग पार्टी बदल लेते हैं। ठीक है, तो शेयर टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटीज का यूज करके वो आपका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज को। ठीक है, दस कॉजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द कस्टमर्स ऑन द क्लाउड। ठीक है, तो ये भी मेलिशियस इंसाइडर भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है। अकाउंट और सर्विस हाईजैकिंग, कई बार क्या होता है कि जैसे फिशिंग फ्रॉड्स होते हैं, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन है, पासवर्ड रीयूज है, तो ये इसके जरिए अकाउंट को हाईजैक कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जो यूजर्स एंड क्लाउड सर्वर होते हैं वो सेम डोमेन में नहीं होते। ठीक है, तो एफिशिएंट एंड रिलायबल एक्सेस को एनफोर्स करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। जब भी हम क्लाउड को डेटा आउटसोर्स करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंश्योर करना इंपॉर्टेंट होता है कि एफिशिएंट एंड रिलायबल एक्सेस रहे। उसके लिए ACLs को मैनेज करा जाता है, मेंटेन करा जाता है, विच इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी आगे चल के हम देखेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल राइट। तो पहला फेज क्या होता है, क्रिएट। ठीक है, अब इसको और समझने के लिए एक व्यू साइट है, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि अब हमें ना यहाँ पे स्टेप्स पता करने हैं कि ये कौन कौन से स्टेप्स क्या करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द न्यूली क्रिएटेड डेटा एंड डेटा। तो न्यूली क्रिएटेड डेटा कौन से में आता है, क्रिएट। तो वही है, मैंने ये याद जैसे करवाया है वही है इसका सी सू। तो दूसरा था आपका, पहले क्रिएट होता है, फिर उसके बाद हम स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम शेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम आर्काइव करते हैं, एंड उसके बाद अल्टीमेटली हम करते हैं डिस्ट्रॉय। तो ये फ्लैग आ गया, यही फ्लैग मैंने उसको कॉपी कर लिया यहाँ। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क कंसर्निंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। देखो हमने डिप्लॉयमेंट मॉडल देखे थे, हमने देखा था पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड एक हाइब्रिड भी देखा था। तो एक कम्युनिटी क्लाउड भी होता है जिसके बारे में देखेंगे, और इन तीनों के एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करके ले चलूं कि एक कस्टमर का डेटा यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से शेयर नहीं होना चाहिए, तो प्राइवेट क्लाउड होता है। ठीक है, तो इसके जो थ्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 थ्रेट होते हैं मेजरली। एक होता है पर्सनल थ्रेट। पर्सनल थ्रेट मतलब कि कस्टमर के पास क्योंकि कंट्रोल नहीं होता कि डेटा सेंटर जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर का होगा, राइट। तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कस्टमर का। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ए है, उसने आउटसोर्स कर लिया लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट इज अ क्लाउड प्रोवाइडर, अज्योर। ठीक है, तो अज्योर का जो डेटा सेंटर है वो उसी के कंट्रोल में होगा, तो कस्टमर के कंट्रोल में नहीं है। तो वो एक थ्रेट हो सकता है, इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। तो अगर कोई भी इनसाइडर है, यानी कि लेट्स सपोज क्लाउड प्रोवाइडर का जो इनसाइडर है वो अगर डैमेज कॉज करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स, अगर मान लो कोई कैलेमिटी आती है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, डिजास्टर आता है, तो वो भी प्राइवेट क्लाउड वल्नरेबल होते हैं। इसको ना एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन ए का जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो बी है। ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर बी ले लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेते हैं।
तो बी का कोई डेटा सेंटर है, वो एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो वो डेटा सेंटर सारे सर्वर्स, रैक्स एंड ऑल, स्टोरेज, सब नेटवर्क सब वो खराब हो गया, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। तो जो कस्टमर का डेटा है वो, यानी कि मेरा जो कस्टमर है या फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा डेटा भी गया, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर्स एक थ्रेट है। एक्सटर्नल अटैक हो सकते हैं। एक्सटर्नल अटैक मतलब जैसे अनऑथराइज एक्सेस हो गया, मैन इन द मिडल हो गया, डीडॉस तरीके के अटैक होते हैं, वो भी थ्रेट होता है प्राइवेट क्लाउड को। अब पब्लिक क्लाउड की बात करें तो पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड होते हैं विद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, राइट, पब्लिक क्लाउड में। तो इसके तीन होते हैं ज़्यादातर थ्रेट। पहला होता है वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन क्या होता है कि कस्टमर ना डिपेंडेंट हो जाता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे। लेट्स सपोज मैं एक अगेन ऑर्गेनाइजेशन ए की बात कर रहा हूँ, तो उसका क्लाउड प्रोवाइडर बी है, ठीक है। तो उसने कहा कि बी से कि मेरा जो वो है मेरा जो डेटा है वो आपके क्लाउड पे रखना है ना, ऐसी बात चल रही है कि ये रखना है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन लेट्स सपोज 7 ईयर्स के लिए हो गया, तो 7 ईयर्स वो लॉक इन पीरियड हो गया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ए है वो ऑर्गेनाइजेशन बी पे ही रखेगा। वो ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँगा कि लेट्स सपोज मैं माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर पे डेटा रख रहा हूँ, नहीं, मैं AWS पे करूँगा उस 7 ईयर के टेन्योर में, तो वो लॉक इन पीरियड हो जाता है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कह रहे ना कि क्लाउड इंफ्रा से मैं मूव कर पाऊँ कस्टमर, नहीं, उतने ड्यूरेशन तक मैं मूव नहीं कर सकता जब तक कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो जाता। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी है दूसरा थ्रेट। मतलब कि आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो एक नया, एक आपका कंपटीटर है, उसको भी सेम ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, हो सकता है ना, चांसेस होते ही हैं जनरली। एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेज ऑथोराइज। पब्लिक क्लाउड में जनरली क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो ट्राई करते हैं अनऑथराइज परमिशन को एक्वायर करना। अगर उसने एक्वायर कर लिया अनऑथराइज परमिशन, तो आपका जो भी डिवाइसेज होंगे, क्लाउड प्रोवाइडर रिलेटेड डिवाइसेज होते हैं, तो उनको एक्सेस कर पाएगा वो। जैसे वनरेबिलिटी कोई मिली, राइट, और उसको अनऑथराइज एक्सेस मिली, तो प्रिविलेज को अपनी बढ़ाएगा। अटैकर यही ट्राई करते हैं, तो प्रिविलेज बढ़ा दी तो आपके कस्टमर का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड की। कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है कि जो कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो शेयर्ड होता है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की। जैसे गवर्नमेंट होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर कम्युनिटी क्लाउड को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो प्राइवेट भी यूज़ नहीं करते। वो एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट में भी लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, कुछ ही मेंबर्स हैं, तो कम्युनिटी क्लाउड को करते हैं। तो इसका रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, यानी कि एक अगर नोड में वल्नरेबिलिटी है तो वो दूसरे नोड में इंट्रूजन्स को कॉज कर सकता है, ठीक है। और कम्युनिटी क्लाउड में कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना मुश्किल होता है और बेसलाइन भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। दूसरा, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कम्युनिटी क्लाउड में डिसीजंस प्रोसीजर्स को एनफोर्स करना, ठीक है। तो एक सीवियर चैलेंज एंड थ्रेट बन जाता है। तो इन विच क्लाउड मॉडल डज द कस्टमर बिकम द हॉस्टेज ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि वेंडर लॉक इन। वेंडर लॉक इन किस में हमने देखा होता है, वो होता है पब्लिक में। इज इट चैलेंजिंग टू एनफोर्स? यस, कम्युनिटी क्लाउड में जैसे हमने देखा था प्रोसीजर डिसीजंस को एनफोर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसका आंसर है ये। सिक्योरिटी थ्रू एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, तो एक्सेस मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो इंश्योर करता है क्या, कि राइट पीपल शुड डू द राइट जॉब। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम है वो एडमिन ही करे, वो नॉन एडमिन ना करे, ठीक है। तो अगर एडमिन पैनल है वो किसको एक्सेसिबल होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को, वो और किसी को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो एक्सेस मैनेजमेंट का काम होता है विद राइट पीपल शुड डू द राइट जॉब विद इन द राइट सेट ऑफ परमिशंस। परमिशन मतलब एक तो सही लोगों को सही काम करना है विद सही सेट ऑफ परमिशंस का, ठीक है। तो परमिशन मतलब कि ये चीज ये कर पाए, ठीक है। अगर वो दूसरा बंदा चाहता है, दूसरा बंदा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नहीं करना, ठीक है, उसको नहीं करने देना, ठीक है, अलाउड ही ना हो। तो एक्सेस मैनेजमेंट हैज अ क्रिटिकल रोल इन क्लाउड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि डेटा ओवर द इंटरनेट स्टोर्ड है, राइट, एंड बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं। तो इसमें एक्सेस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करा जाता है इन तीन चीज़ों से। एक होता है आइडेंटिटी को क्रिएट करना, फिर ऑथेंटिकेशन फैक्टर लगाना, फिर आता है रोल। तो ये आप इसको इस तरीके से देख सकते हो और बेटर समझ में आएगा। हु कैन एक्सेस व्हाट? हु मतलब यूजर्स एंड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। कैन एक्सेस मतलब क्या एक्सेस कर सकते हैं, उस पर एक्सेस पॉलिसीज का काम आ जाता है। व्हाट मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो एक बार इसको और ढंग से देख लेते हैं। क्रिएट आइडेंटिटीज में क्या होता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल आइडेंटिटी बना देता है। डिजिटल आइडेंटिटी मतलब जैसे प्रोफाइल बनाई जाती है जब आप देखते हो,
तो प्रोफाइल में आपका कोई भी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है, यूजर नेम बन जाता है, जैसे देखते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड आप सेट करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर ईमेल आईडी का यूज करते हो, तो एक डिजिटल आइडेंटिटी आपकी, ठीक है, दैट कैन रिलेट टू अ पर्सन, यूजर, एपीआई और सर्विस। तो एंटिटी क्या है? एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ऑथेंटिकेशन फैक्टर मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो आता है ऑथेंटिकेशन फैक्टर, ठीक है। जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट या फिर फेस आईडी, ये सब आपका है, राइट, ये यूनिक है, तो आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाते हो दूसरे से, ठीक है। तो ईच आइडेंटिटी इज एलोकेटेड विद इन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक टू दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर आइडेंटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं रोल की। रोल में क्या होता है कि हर एक आइडेंटिटी का एक स्पेसिफिक रोल होता है जो डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी के फंक्शंस क्या हैं, मतलब काम क्या है इसके, ठीक है। तो उसका तय करने के लिए एक रोल हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक रोल है, स्टैंडर्ड यूजर या फिर नॉन एडमिन वो एक रोल है, ठीक है। लेट्स सपोज एक मैनेजर है, तो मैनेजर क्या है? एक रोल है, ठीक है। एम्प्लॉय है, इंजीनियर है, वो एक रोल है। तो ये रोल होता है, ये डिफाइन होते हैं डोमेन के अंदर कि कौन सी आइडेंटिटी के क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अमेजोन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेस मैनेजमेंट आईएम के जरिए होता है। आईएम क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये एक सर्विस है क्लाउड मॉडल की, AWS की, ठीक है। तो आईएम कंसीडर एक्सेस मैनेजमेंट का एक दिल माना जाता है, हार्ट माना जाता है, एक सेंटर माना जाता है, जो कि आपको सर्विसेज देता है कॉन्फ़िगर करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल्स, ठीक है। तो आपको पॉलिसीज भी देता है, आपको कंट्रोल्स भी देता है, जो आप जिनको कॉन्फ़िगर करके आप एक्सेस को मैनेज कर सकते हो, आइडेंटिटीज को मैनेज कर सकते हो। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ आईएम की। तो देखो वही राइट्स एंड परमिशन देना कि कौन से रिसोर्सेज जो कि अमेजन के रिसोर्सेज है, कौन से यूजर को एक्सेस मिलना चाहिए उसका विदाउट शेयरिंग पासवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोल बेस्ड एक्सेस देना टू यूजर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सेस राइट। तो अगर नॉन एडमिन है तो एडमिन वाला वो चीज़ें नहीं एक्सेस कर पाए, तो वो सब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, तो वो होना चाहिए, जैसे OTPs एंड ऑल, वो सारे आईएम के अंडर आते हैं। मैनेज करना, इनेबल करना परमिशंस को, पॉलिसीज को, अमेजोन अकाउंट्स एंड रिसोर्सेज की, वो भी आईएम के अंडर आती है। अब बात करते हैं आईएम की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। देखो रिसोर्सेज, आइडेंटिटीज, एंटिटीज एंड प्रिंसिपल्स, ये 4 इसकी टर्मिनोलॉजीज होती है मेन। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि पर्टिकुलर सर्विस के अंदर होते हैं, जैसे यूजर्स हो गया, रोल्स हो गया, ग्रुप्स एंड पॉलिसीज हो गई, सबको इंक्लूड करके बताते हैं रिसोर्सेज, मतलब ये सारे रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है कि रिप्रेजेंट करता है सर्टेन यूजर्स आर परमिटेड एंड ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स एंड एक्शंस। जैसे मैंने बात करी, आइडेंटिटी सबसे पहले देखी जाती है कि उसके काम क्या है, और काम क्या है उससे हम डिपेंड करता है रोल क्या है। एंटिटीज की बात करें तो रिसोर्सेज का ही सबसेट होता है एक तरीके से एंटिटीज, विच आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। तो यूजर्स एंड रोल्स किसके अंडर आते हैं? एंटिटीज के अंडर आते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है कि अ पर्सन, या तो पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो कि अमेजन के रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रही है आफ्टर साइन इन। तो क्लाउड एनवायरनमेंट को कैसे यूज करें? तो इसमें AWS के एग्जांपल से हम समझते हैं इस पूरे रूम में कि कैसे क्लाउड की हम सर्विसेज को मैनेज करते हैं, ठीक है, कैसे हम IAM सर्विस को स्पेशली एक्सेस करते हैं और मैनेज करते हैं। तो आप इस URL पर जाके अपना AWS अकाउंट बना सकते हो और आप बाकी सारी सर्विसेज भी देख सकते हो। बट अगर आप नहीं कर सकते ये काम, तो हम इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को इस स्क्रीनशॉट से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आप AWS अकाउंट अपना लॉगिन करोगे क्रिएट करने के बाद, और console.aws.amazon.com पे जाओगे, ठीक है। वहां पे IAM दिखेगी ऐसे, यहाँ पे IAM जैसे दिख रहा है, उसमें आपको दिखेगा यूजर्स का टैब। तो आप यहाँ पे ऐड यूजर्स को कर दोगे नया यूजर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर उसकी डिटेल्स डालोगे, यूजर नेम जैसे, और फिर वो AWS मैनेजमेंट कंसोल उसको एक्सेस देनी है या नहीं, पूरे स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं। तो इनको हम फॉलो करेंगे और समझेंगे कि कैसे होता है, एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है। तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको कि देना है नहीं देना। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, परमिशंस में जाएंगे, तो परमिशंस में आता है कि हम एक पर्टिकुलर यूजर को एक ग्रुप में ऐड कर दें, तो हम कर देते हैं जी। फिर क्रिएट ग्रुप पे चले जाते हैं। फिर क्रिएट ग्रुप के बाद हम देखते हैं ग्रुप का नाम, तो ग्रुप का नाम डाल देते हैं, जैसे इस केस में नेटवर्क ग्रुप डाल दिया है। फिर हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पॉलिसीज को चेक कि इस ग्रुप को, नेटवर्क ग्रुप को हम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहे हैं। फिर हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू एंड क्रिएट में जब हम जाते हैं तो उसके बाद देखते हैं यूजर क्रिएट हो चुका है। तो इन स्क्रीनशॉट्स में हमने क्या देखा कि IAM सर्विस को यूज करते हुए कैसे यूजर को क्रिएट करते हैं,
फिर कैसे उसको ग्रुप का पार्ट बनाते हैं, फिर ग्रुप में हम कैसे पॉलिसीज असाइन करते हैं, परमिशंस असाइन करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस हमने दी थी। ठीक है, अभी ये खाली इंट्रोडक्टरी है, तो इसमें हम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या होता है, कैसी सर्विसेज होती हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, जब हम इसको और डेप्थ में देखेंगे, कोई और रूम का यूज़ करके पेन टेस्ट कैसे करते हैं, EC2 इंस्टेंसेस को कैसे पेन टेस्ट करा जाता है, तब बात और डिटेल में होगी। ठीक है, तो आर फेस आईडी एंड बायोमेट्रिक टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन फैक्टर, ऑफ कोर्स ये ऑथेंटिकेशन फैक्टर का ही पार्ट आती है और इसको हमने डन कर दिया। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉलिसीज के जरिए कैसे हम सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, तो आज हम ये देखते हैं। देखो, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अनदर मेथड ऑफ इंश्योरिंग क्लाउड सिक्योरिटी इज थ्रू एनफोर्सिंग पॉलिसीज एंड परमिशंस। देखो पॉलिसीज होती क्या है, पॉलिसीज बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। गाइडलाइंस जो बताती है कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स है, इसको मैं एक्सेस दूं या नहीं दूं। ठीक है, आइडेंटिटीज को बताती है कि आप अलाउड हो एक्सेस करने के लिए या फिर नहीं हो, तो वो होती है पॉलिसीज। तो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इवैल्यूएट करता है कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास परमिशंस है या नहीं है, तो परमिशन डिफाइंड होती है पॉलिसीज के अंदर। ठीक है जी, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। पॉलिसीज 3 तरह की होती हैं, एक होता है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज, एक होता है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज, एक होता है सेशन बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, अब देखो होता क्या है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी में, लेट्स सपोज आपका नाम है X, ठीक है, और जो दूसरा है वो है Y, तो X को पर्टिकुलर रिसोर्सेज अलाउड होंगे और Y को पर्टिकुलर। अगर X Y के रिसोर्स को एक्सेस करना चाहेगा और वो अलाउड नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिसी में डिफाइंड होगा कि X खाली अपने ही रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, तो वो पॉलिसीज को कहते हैं हम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। जैसे इसको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक एडमिन यूजर होता है जिसको सारी परमिशंस होती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडोज में, राइट, तो उसमें आप विंडोज सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर वाला कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस कर सकते हो, बट नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। तो एक तरीके से वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी का एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। तो लेट्स सपोज एक X रिसोर्स है और एक Y रिसोर्स है। X रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है A यूजर, ठीक है, बट B नहीं कर सकता। ठीक है, और Y यूजर है, उस जो Y रिसोर्स है उसको दोनों ही कर सकते हैं, तो वो रिसोर्स पर डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा और सर्विसेज होती हैं उस पर हम पॉलिसी को अप्लाई करते हैं कि कौन ऑथराइज कर सकता है उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेशन बेस्ड पॉलिसीज, यानी कि लेट्स सपोज X रिसोर्स है और A यूजर का नाम है। ठीक है, अगर मैं उसको 2 आवर्स के लिए अलाउ करता हूँ कि 2 आवर्स तक ही वो एक्सेस कर पाए, तो ठीक है, 2 आवर्स के अंदर अंदर, पर 2 आवर्स से अगर 1 सेकंड भी ज़्यादा होता है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये किसके जरिए करते हैं हम, ये करते हैं सेशन बेस्ड पॉलिसीज के जरिए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि AWS के अंदर सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज के जरिए। ठीक है, तो IAM हम कवर कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, IAM का बता भी रखा मैंने, उसमें क्या होता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट होता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं, और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इसमें बताया हुआ है। अगर आपके पास AWS अकाउंट है तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अगर आपको इन स्टेप्स से जो मैं बताने वाला हूँ नहीं समझ आता तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के, या फिर मैसेज करके DM के थ्रू, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, और डायरेक्टली बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, AWS अकाउंट अगर आपके पास है तो आप अकाउंट को लॉग इन करो उसमें, फिर IAM सर्विसेज में ढूंढना है आपको, फिर पॉलिसीज पे क्लिक करना है। अब 2 तरीके से आप पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हो, एक होता है JSON के जरिए या फिर विजुअल एडिटर के जरिए। ठीक है, तो ये इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि ऐसे पॉलिसीज में आपने सर्च करा, IAM में गए, फिर क्रिएट पॉलिसी में गए, फिर क्रिएट पॉलिसी के बाद यहाँ पे विजुअल एडिटर और JSON है, इसमें आपने यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हुए, देखो क्रिएट पॉलिसी में गए, इसमें सर्विस में गए, सर्विस में RDS चूज कर लिया इसने, ठीक है, यहाँ पे, और फिर इसके बाद एक्शंस अलाउड और डिनाई पे आ गए, तो डिनाई परमिशन पे चले गए, तो इसमें सारे ही एक्शंस को डिनाई कर रहे हैं। इसमें हम रिसोर्सेज में गए, ठीक है, रिसोर्सेज में जाने के बाद ऑल रिसोर्सेज को हम डिनाई कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कंडीशन में गए, MFA और सोर्स IP दे सकते हैं, ऑप्शनल है बट। फिर क्रिएट पॉलिसी में गए, टैग्स ऑप्शनल है। रिव्यू में गए, पॉलिसी का नाम हमने चूज करा, तो इसमें हम RDS को डिनाई कर रहे हैं, तो RDS अंडरस्कोर डिनाई हमने लिख दिया, अंडरस्कोर पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, और फिर उसके बाद आ गया क्रिएट पॉलिसी। तो
ये क्या कर रहा है कि सारे ही रिसोर्सेज जो भी आरडीएस रिलेटेड रिसोर्सेज है सबको डिनाई कर रहा है। तो ऐसे हम पॉलिसी बनाते हैं। तो अब वो क्या करेगा कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा आरडीएस रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, विजुअल एडिटर के जरिए ये वाला हुआ है। अब एग्जांपल, सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क मैनेजमेंट। देखो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सिक्योर करते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क मैनेजमेंट, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है, आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसेंशियल है। तो देखो जो नेटवर्क सिक्योरिटी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है उसको मेंटेन करने के लिए एक लेयर्ड अप्रोच होती है, मतलब लेयर बाय लेयर। तो 3 लेयर हैं, ठीक है बेसिकली। तो लेयर 1 में क्या होता है कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप के जरिए करते हैं। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, एक मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली क्लाउड में। तो क्या होता है आसान भाषा में कि एक सेट ऑफ अलाउ रूल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। समझ गए कि जैसे मान लो मैं पोर्ट 22 पे अलाउ कर रहा हूँ ट्रैफिक को, बाकी सब पे डिनाई कर रहा हूँ, तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। अब इस ट्रेडिशनल फायरवॉल से कैसे डिफरेंट होता है कि इसमें अलाउ रूल्स ही होते हैं, इसमें डिनाई रूल नहीं होते। जैसे कि ट्रेडिशनल फायरवॉल में डिनाई रूल होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ रूल होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर अलाउ रूल नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए, दैट मीन्स वो डिनाइड है। समझ गए कि द एब्सेंस ऑफ एनी अलाउ रूल अगेंस्ट पर्टिकुलर ट्रैफिक इज डिनाइड। ठीक है, अब नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रू नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, इसमें और सिक्योरिटी ग्रुप में भी एक मात्र फर्क है कि इसमें NACL में अलाउड भी है और डिनाई वाले रूल्स भी हैं, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, बट सिक्योरिटी ग्रुप में खाली अलाउ रूल्स है। ठीक है, और ये भी कुछ नहीं है, ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के इंस्टेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए है, सिक्योर करने के लिए। ठीक है, अब जो तीसरी लेयर्ड अप्रोच होती है वो होती है वेंडर स्पेसिफिक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। देखो बहुत सारे वेंडर हैं, जैसे क्लाउड वेंडर कौन हो गया, जैसे अमेजोन का AWS सर्विस है, राइट, और मतलब AWS है क्लाउड, और गूगल का GCP है। तो इनके ना अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी है, क्योंकि इनको पता होता है कि इनकी वीकनेसेस क्या हैं और साइबर अटैक कैसे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं, तो इनको पता होता है। तो ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन बना के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे AWS है तो उसकी DNS फायरवॉल और नेटवर्क फायरवॉल अवेलेबल है। ठीक है, वो ऑलरेडी है, उन्होंने खुद से बना रखे, AWS ने खुद से इनेबल कर रखा है सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इन AWS। तो AWS को थोड़ा सा और टारगेट करके समझते हैं। तो इसमें देखो सिक्योरिटी ग्रुप है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, DNS फायरवॉल है और नेटवर्क फायरवॉल है। तो हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से समझते हैं हर बार की तरह। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। इसमें एग्जांपल दिया है कि लेट्स सपोज हमें पोर्ट 22 पे सारे ट्रैफिक को डिनाई करना है, सारे ही ट्रैफिक को, मतलब कुछ भी अलाउड ही ना हो, कोई भी IP से किसी भी कंप्यूटर से वो एक्सेस ना हो पाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम AWS अकाउंट में आप जाओगे, फिर उसके बाद VPC को चूज करोगे। VPC में एक NACL का ऑप्शन आएगा, नेटवर्क NACL का। ठीक है, तो क्रिएट नेटवर्क ACL। अब हम नेटवर्क ACL ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिनाई करना है, और डिनाई सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ज़्यादातर क्लाउड सिक्योरिटी के जो एग्जाम दोगे उसमें भी। ठीक है, जैसे AZ900 हो गया, AWS हो गया, फंडामेंटल से AWS, तो सब में आता है ये। ठीक है, तो हम गए नेटवर्क ACL में, उसके बाद जाएंगे क्रिएट नेटवर्क ACL में, फिर क्रिएट नेटवर्क ACL के बाद हम नेम देंगे। तो क्योंकि हम पोर्ट 22 पे ट्रैफिक को डिनाई कर रहे हैं इसीलिए ब्लॉक SSH नेम ले लिया। VPC को हम चूज करेंगे, फिर टैग्स में अगर ऑप्शनल होता है कुछ चूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर न्यूली क्रिएटेड ACL में जाके इनबाउंड रूल्स को आप एडिट करोगे। तो इनबाउंड मतलब कौन सा कनेक्शन आ सकता है 22 पे, और आउटबाउंड रूल्स मतलब पोर्ट 22 से कौन सा जाएगा। ठीक है, पोर्ट 22 में एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इनबाउंड रूल में गए, अब हमने क्या करा, रूल नंबर 1, मतलब कोई और रूल नहीं होगा तो इसीलिए 1 है, नहीं तो बहुत सारे होंगे तो वो नंबर आ जाएगा, जैसे इस ऑर्डर में सीरियल में होता ज़्यादातर। तो पोर्ट 22 हमने चूज करा, दैट इज SSH, और ये सब ऐसे ही रहेगा, पोर्ट रेंज यही रहेगी, प्रोटोकॉल यही रहेगा। सोर्स में हमने 0.0.0.0/0 क्यों चूज करा हुआ है, क्योंकि हमें सारा ही वो करना है, डिनाई। तो ये होता है अगर आपको सब ट्रैफिक को डिनाई करना है। ठीक है, अलाउ होता है तो भी आप ये चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अलाउ और डिनाई में डिनाई चूज करा क्योंकि हमें डिनाई करना था।
जैसे ही हम ये करेंगे तो सारा ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा पोर्ट 22 पे। ठीक है, ऐसे ही हम अलाउ लिस्ट और ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक आईपीस टू एनी पोर्ट, कोई भी एक पोर्ट पे या कोई मल्टीपल पोर्ट्स पे भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी। सिक्योरिटी थ्रू स्टोरेज मैनेजमेंट, देखो स्टोरेज मैनेजमेंट के जरिए कैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिक्योर रखते हैं वो देखते हैं। अब देखो हमने देखा था कि स्टोरेज बहुत ही क्रूशियल होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, स्टोरेज सिक्योरिटी ज़्यादातर इंश्योर करती है कि जो डेटा है वो सेफ रहे। कैसे, किन किन स्टेजेस में डेटा एट रेस्ट यानी कि पड़ा हुआ यानी कि स्टोर डेटा वो रहना चाहिए सिक्योर। और डेटा इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब जैसे क्लाइंट से सर्वर पे डेटा जाता है ना, राइट, जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो ब्राउज़र से हमारा सर्वर पे हिट करता है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, तो वो भी आपका सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा एट रेस्ट एंड डेटा एट ट्रांजिट दोनों ही सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, अब उसको सिक्योर करने के लिए कैसे हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं क्रिएट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही या पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में ही वो डेटा की एक्सेसिबिलिटी रहेगी। आपने यूरोपियन डेटा लॉ प्रोटेक्शन सुना होगा, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, राइट। तो वो क्या है, वो इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि आपका यूरोपियन का डेटा और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं जाए। ठीक है, ऐसे ही एक होता है सेट रोल बेस्ड ऑथराइजेशन। रोल बेस्ड ऑथराइजेशन मतलब कि रोल पे डिपेंड करेगा, आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा कि आइडेंटिटी कौन से रोल में है, कौन से रोल में आएगी। जैसे कि नॉर्मल यूज़र हो गया तो नॉर्मल यूज़र एक पूरा एक रोल बन गया, राइट, तो नॉन एडमिन हो गया। ठीक है, ऐसे ही एडमिन हो गया तो एडमिन एक रोल हो गया, तो उसके बेसिस पे परमिशंस ऑथराइज करेंगे। ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, ज़्यादातर सारी क्लाउड सर्विसेज ना जो डेटा एट रेस्ट होता है उसको अलाउ करती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो डेटा होता है वो सर्वर साइड इंक्रिप्शन के जरिए उसको अप्लाई कर देते हैं और सिक्योर हो जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं जो कि स्टोरेज रिलेटेड है। देखो, जब भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग होती है आपकी, राइट, तो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी ना तो उसको एनक्रिप्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें जो डेटा है जैसे होस्ट नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो सब विजिबल ना हो। क्लियर टेक्स्ट में होंगे तो सबको दिखेंगे। ऐसे ही एक्सेस सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हिडन होने चाहिए, एनक्रिप्टेड होने चाहिए, पता ना चले कि कौन कौन से डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को यूज़ करा हुआ है ताकि वो डिक्रिप्ट कोई ना कर ले। ऐसे ही फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर से होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई भी जाके उसको एक्सेस कर लेगा और बहुत कुछ कर सकता है। तो अब देखते हैं स्टोरेज सिक्योरिटी इन AWS। तो देखो AWS कैसे स्टोरेज को प्रोटेक्ट करता है वो देखते हैं। तो AWS की टर्म्स में ना जो डेटा स्टोर होता है वो ज़्यादातर RDS होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है, S3 के नाम से बहुत पॉपुलर है, इस होता है वो सब होता है। तो ये डेटा को रखने के लिए और रिट्रीव करने के लिए ज़्यादातर 3 सर्विस यूज़ होती हैं, और भी हैं ऐसे। तो इन पर डेटा सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करते हैं हम, अलग अलग पॉलिसीज़ लगा के। अगेन पॉलिसीज़ का ही गेम है पूरा क्लाउड में। ठीक है, तो पॉलिसीज़ कैसे लगाई जाती है हम देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं हम इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, S3 बकेट, S3 बकेट मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस बकेट को क्रिएट करना है और डेटा रेस्ट पे कैसे इंक्रिप्शन को इनेबल करेंगे वो देखता है। ठीक है, तो देखो अपने AWS अकाउंट में आप लॉगिन कर लेना और S3 सर्विसेज में से चूज कर लेना और फिर क्रिएट बकेट करने के लिए क्लिक कर देना उस पर। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी जैसे बकेट नेम, AWS रीजन। बकेट नेम यूनिक होता है ग्लोबली, तो 2 सेम बकेट नेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसमें इमेजेस में दिखाया हुआ है। उसके बाद आप एनक्रिप्शन में जाओगे, सर्वर साइड एनक्रिप्शन में, उसमें एनक्रिप्शन की टाइप में चूज कर लेना Amazon S3 मैनेज कीज और बकेट की में इनेबल चूज कर लेना। तो दिस इज हाउ यू इनेबल डेटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट, और बकेट को कैसे क्रिएट करते हैं हमने देख लिया। ठीक है जी, अब जो बचता है वो बचता है क्लाउड सिक्योरिटी के कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि जो डेटा रिकवरी होता है, ठीक है, डिजास्टर के टाइम पे वो कैसे करा जाता है, उनकी टेक्निक क्या क्या है। बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है ये। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ समझ नहीं आता है ट्राई हैक मी पर पढ़ के, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, DM कर देना, बहुत सारे चैनल के थ्रू मुझे रीच आउट कर देना। मैं इस पर या तो एक वीडियो बना दूंगा या आपको डायरेक्टली समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बताया तो देखो 3 तरीके की टेक्निक होती है डिजास्टर रिकवरी की। एक होता है कोल्ड, वार्म और हॉट। ये तीनों का जो डिफरेंस आता है वो आता है डाउन टाइम में और कितनी जल्दी हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, तो उनकी टेक्निक है। एक में जैसे वर्कलोड शेयर होगा, एक एक्सपेंसिव होगी, एक थोड़ी सी इनएक्सपेंसिव होगी बट टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो सब दे रखा है। ऐसे ही सिक्योरिटी थ्रू मॉनिटरिंग और लॉगिंग में अगर हम देखें तो कैसे हम लॉगिंग और मॉनिटरिंग के जरिए सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं ना, जैसे AWS हो गया, GCP हो गया, उसमें लॉगिंग इनेबल होती है। लॉगिंग किस किस चीज़ की,
जैसे एपीआई कॉल की, या फिर कितने बारी एक पर्टिकुलर यूज़र ने गलत पासवर्ड डाला है, जैसे क्रेडेंशियल रिपोर्ट्स, तो वो सब होता है। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के जरिए समझाया भी हुआ है क्रेडेंशियल रिपोर्ट को कैसे जनरेट करते हैं AWS में। तो अब आप देख सकते हो, ऐसे आती है कि देखो ये पर्टिकुलर यूज़र है और ये इसका क्रिएशन टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम पे यूज़र को क्रिएट करा गया था, तो ऐसे हो जाता है। और क्रेडेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या 3 फील्ड आती हैं, जैसे ज़्यादातर ही आती हैं, पासवर्ड लास्ट यूज, पासवर्ड लास्ट चेंज, मतलब कब लास्ट पासवर्ड यूज़ करा गया था, कब चेंज हुआ था, और क्रिएशन यूज़र का कब बना था। ठीक है, ऐसे ही अपडेट्स एंड पैचिंग में है, तो वो सब भी आप देख सकते हो, पैच की पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्लाउड सिक्योरिटी का फंडामेंटल कोर्स। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इसमें हमने देखी हैं बहुत सारी चीज़ें, क्लाउड सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एक्सेस मैनेजमेंट के ज़रिए, नेटवर्क मैनेजमेंट के ज़रिए, पॉलिसीज़ के ज़रिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के, बहुत सारी चीज़ें, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड ऑल, सब कुछ देखा हमने, IAM भी देखा है, बहुत सारी सर्विसेज भी देखी हैं, लेकिन बहुत ही एक बेस लेवल पे। तो अब इसके बाद जितनी भी क्लाउड सिक्योरिटी की मैं आगे चीज़ें डालूंगा, तो पहले आपको ये कोर्स करना होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो, और ये कोर्स अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।